हेलो दोस्तों, मैं हूं हाशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये आपका जो 2021 में एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी नवंबर दिसंबर में। और नवंबर बोला गया है अक्सर, नवंबर या दिसंबर में ये आपका हब एग्ज़ाम लिया जाएगा का, या अर्धवार्षिक इसको बोला जाएगा। ठीक है, और इसका जो है फाइनल डिसीजन हो चुका है। और जैक बोर्ड से ये बताया गया है कि 9th नहीं 10th का और 12th का जो है आपका नवंबर अक्टूबर में जो भी एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का होंगे और ये आपका फाइनल एग्ज़ाम में लिया जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम आपको लिया जाएगा 40 मार्क्स का, जो जो चैप्टर से लिया जाएगा, ये आपको फाइनल चैप्टर में, फिर फाइनल एग्ज़ाम में इन चैप्टर को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी हालांकि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे ग्रेजुएशन लेवल में या जब ऊंचे लेवल में स्टूडेंट पढ़ते हैं तो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लिया जाता है। आपके पास यदि 8 किताब है तो पहला सेमेस्टर में 4 किताब का लिया जाता है 6 महीना में, फिर बाकी जो है अगला जो 4 किताब बचता है उसको फिर 6 महीना में लिया जाता है। तो उसी तरह जो है जैक बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि बच्चों के ऊपर पूरा किताब का भार जब एक ही बार पड़ जाता है तो पीछे जो शुरू में पढ़ते हैं वो लास्ट तक वो उसको बहुत सारा दिक्कत हो जाता है, फिर उसको दोबारा रिपीट करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो इसलिए जो जो चैप्टर के सिलेक्ट किए हैं सिलेबस के अनुसार उन चैप्टर को जो है फर्स्टली एग्ज़ाम लिया जाएगा, बाकी जो बचेगा चैप्टर उसको फिर फाइनल में लिया जाएगा, यानी मार्च अप्रैल में लिया जाएगा। यानी हम लोग जानेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम इस साल 2 बार होगा आपका। ठीक है, तो उसके देखते हुए आज हम 3 सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे आपका सोशल साइंस हो गया, उसके बाद आपका मैथ्स हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, यानी मेनली जो 3 सब्जेक्ट हैं उन 3 सब्जेक्ट के ऊपर हम आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बात करेंगे जो इस सभी जो सिलेबस में है। सिलेबस का अर्थ होता है यानी जो जो अभी इस महीना या अगले महीना जो भी पढ़ाई होंगे, यानी नवंबर दिसंबर तो जो एग्ज़ाम लिया जाएंगे उन चैप्टरों से जो जो क्वेश्चन उठ रहा है तो उनको हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं और उन्हीं क्वेश्चनों का यहाँ पे आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्टली हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 नंबर या 2 नंबर या होगा, कुछ क्वेश्चन थोड़ा हम लॉन्ग भी ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फिर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है और इस तरह का हम आपको हर महीना जो है देते जाएंगे। 3 सब्जेक्ट का एक ही रहेगा, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसको एंड तक देखिएगा। और इसीलिए हम इसको जो है लास्ट में मैथ को सिलेक्ट किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है मैथ को देखते हैं और भाग जाते हैं, फिजिक्स नहीं सॉरी सोशल साइंस को नहीं देखते हैं। हालांकि सोशल साइंस में स्टूडेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैथ में जितना आप ध्यान दीजिएगा, साइंस में जितना ध्यान दीजिएगा, अगर उससे हाफ भी आप समय दे दीजिएगा सोशल साइंस को, एसएसटी को, तो आपका जो है फुल मार्क्स सोशल साइंस में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए खैर हम जो भी है अब यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला जो है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम यहाँ पे ये करेंगे, इतिहास से लिए है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन होगा ये आप अपना टिक कीजिएगा, या तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उस पर हम लोग फिर विचार करेंगे। जो सही रहेगा उसको हम लोग लाइक करेंगे, जो गलत होगा उसको हम लोग बोल देंगे कि भाई ये आपका ऑप्शन जो है गलत है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा? तो ये बात जो है किसने कही थी? नेपोलियन फ्रांस के सम्राट कब बना? नेपोलियन जो है वो फ्रांस का सम्राट कब बना? उसके बाद यूरोपिया क्या है? ठीक है, तो यूरोपिया क्या है ये आपका 2 नंबर या क्वेश्चन चला गया। यानी यहाँ से पहला हम देखें कि इतिहास से हम यहाँ से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, नागरिक शास्त्र भी 3 क्वेश्चन जाएगा, उस तरह जाएगा। तो इस तरह करते करते अगर हम हर महीना आपको दे तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएगा, उनमें से ही आपको जो है 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सब क्वेश्चनों को आप ध्यान रखिएगा। और ये जो है मेरे पास ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, कोई स्टूडेंट लेना चाहते हैं तो उसको हम दे देंगे। मेरा जो ग्रुप है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शामिल होना होगा, तब आपको मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से आपका होता है नागरिक शास्त्र। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम में संविधान में कितनी बार संशोधन हुई? यानी 1970 से लेकर 1993 तक बेल्जियम जो है उनमें संविधान को कितना बार संशोधन किया गया है?
उसके बाद विवाह किस सूची का विषय है, विवाह जो है किस सूची में है, ये संघ सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है या संवर्ती सूची का विषय है या अतिरिक्त विषय है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 3 ही विषय होते हैं, सूची होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, तो कानून के बारे में जो भी कानून बना सकते हैं ये आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं, तो ये आपका संवर्ती सूची के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, 22 भाषाओं को संविधान की सूची में रखा गया है, कौन सा सूची में, 12वां सूची या 8वीं सूची। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में 8वीं सूची आप लिख सकते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, गठबंधन सरकार से क्या समझते हैं ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं तो हम जो लेक्चर वाला वीडियो, उन वीडियो को देखिए, उनसे आपको सब कुछ हो जाएगा। और हम हर स्टूडेंट से उम्मीद रखेंगे कि आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएगा, वहाँ से बहुत सारे कुछ आपको हेल्प मिलेगा, वहाँ से बहुत सारे वीडियो का हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब जाएंगे भूगोल, किस राज्यों में काली मृदा जो है पाई जाती है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें काली मृदा पाए जाते हैं, तो आप झारखंड को ये कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद उजावरी ऊर्जा, ठीक है, यानी जलीय ऊर्जा जिसको बोलते हैं हम लोग, जलंतन ऊर्जा, नामांकित में से किस प्रकार का ये संसाधन है, तो ये किस प्रकार का संसाधन है। निम्नों में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, यहाँ पे ह्रास का जो है सही कारण नहीं है। तो कृषि प्रोत्साहन, कृषि बढ़ रहा है इसलिए वनस्पति और प्राणी जगत ह्रास हो रहे हैं, या बृहत स्तरीय विकास योजना, या पशु चारा और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, या तांबा औद्योगिक और शहरीकरण। तो किसके कारण ये सब जा रहे हैं, तो कृषि प्रसार को है वृद्धि करना ही ये यहाँ मेन कारण होगा। अनवीकरणीय संसाधन किससे कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन का अर्थ होता है जिसको हम लोग नया दोबारा नहीं बना सकते, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो आप उदाहरण दे दीजिएगा 2 ये बहुत ईजी है ऐसे आप क्वेश्चन। अब देखेंगे हम अर्थशास्त्रों में कुछ क्वेश्चन लेंगे। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित ... के मूल्यों के कुल योग के जीडीपी कहते हैं, तो किसको जीडीपी कहते हैं, सभी समवर्ती वस्तुओं और सेवाओं या सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, कौन सा यहाँ पर रिक्त स्थान में जाएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि क्या है, परस्पर निर्भर है या स्वतंत्र है, तो तीनों जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ... क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक को बेरोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, तो संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र को तो कोई सुरक्षा नहीं होगा। खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। खुली बेरोजगारी क्या होते हैं और प्रचंड बेरोजगारी क्या होते हैं, उनके बीच आपको विभेद करना होगा। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ को समझ सकते हैं कि अभी जो हमको फ़िलहाल या जो क्वेश्चन आ रहे हैं, खास करके जो टीचर लोग मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं, मेरा मानना है कि 25% जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे पास, उससे 25% ट्यूशन टीचर ही है ज़्यादातर, जहाँ तक हमको उम्मीद है। तो उनको ये पता हो जाएगा यहाँ से कि कौन कौन चैप्टर के ऊपर हमको अभी ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन से आप समझ में आ गए होंगे कि ये क्वेश्चन जो है फलना चैप्टर से, ये क्वेश्चन फलना चैप्टर, यानी मतलब यहाँ से आपको बहुत सारे जो है सिलेबस भी अंदाजा हो जाएगा कि ये चैप्टर अभी जो है बच्चों को ये करना है। यहाँ से जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अराइज हो रहा है, उठ रहा है, उन क्वेश्चनों को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइंस के बारे में। तो साइंस यहाँ पे है ग्रुप ए में 2 चीज़ होते हैं, भौतिकी और रासायनिकी। ग्रुप बी में जाते हैं जीव विज्ञान। पहला क्वेश्चन है F2O3 + 2Al, Al मतलब एल्युमिनियम का 2 दिया गया है, तो ये एक रिएक्शन दिखाया गया है। तो बताया जा रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ये अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया हो रहे हैं, या द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहे हैं, या वियोजन हो रहा है, या विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग तो विस्थापन हो रहा है, द्विविस्थापन नहीं हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन यहाँ से Fe को हटा दे रहे हैं। Fe को हटा के एल्युमिनियम अपना उसका जगह ले लेते हैं। तो अगर एक को हटा के दूसरा इसका जगह ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया।
अगर अदला बदली हो जाता है तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी यहाँ पे भी अगर यौगिक हो जाते हैं और यहाँ पे भी यौगिक हो जाते हैं, हाँ यौगिकों में भी बदला बदली हो जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आई होप हम आशा करेंगे कि आपको ये चीज़ जो है समझ में आ रहा है जिस तरह से बात कर रहे हैं। निम्नों में से कौन धीमी अभिक्रिया का उदाहरण है? लोहा को जंग लगाना, या गंधक का जलना, या HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इससे अभिक्रिया, सोडियम की पानी से अभिक्रिया। तो इसमें जो है कौन धीमी अभिक्रिया होती है? हम लोग बता सकते हैं कि लोहा में जो जंग लगते हैं वो बहुत धीमे धीमे लगते हैं, एक दिन में नहीं लगते हैं, काफ़ी उसमें टाइम लेता है। तो इसको आप टिक कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिया गया है। रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है किसी गोलियों दर्पण तथा किसी पतले गोलियों लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है 15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो कौन सा लेंस यहाँ पे होगा, यानी दर्पण होगा। ठीक है, उसके बाद डॉट 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 दर्पण के सामने आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, चाहे आप दर्पण से कितनी दूरी पर हो। तो कौन सा दर्पण से? ठीक है, ये अगर देखेंगे तो भौतिक विज्ञान का फर्स्टली ये क्वेश्चन है अगर टुडे में जाएंगे तो। और अक्सर जो इससे पहले हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे थे वही सब क्वेश्चन है, सिर्फ उसी को जो है तो घुमा फिमा के ऑब्जेक्टिव बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हालांकि अगर हम पहले जो भी क्वेश्चन सेट दे के रखे हैं अगर उन सब से भी आप तैयारी करेंगे तो काफ़ी आपका जो है इम्पोर्टेंट वहीं से साबित होगा। ठीक है, हालांकि बच्चों को ये चाहिए कि जिस तरह का क्वेश्चन बनेगा उसी तरह का उसी के फॉर्म में मिले तो बच्चों को ज़्यादा सुविधा होती है। लेकिन टीचर जो है और टीचर लोग के लिए हम बोलेंगे कि आपको पहले से अगर मेरा क्वेश्चन कोई है सेट है PDF फॉर्म में है तो उन सब से भी आप बच्चों को जो तैयारी करा सकते हैं। या जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिखने को यहाँ पे मिल रहा है तो इस हिसाब से आप भी उन सब में से रिक्त स्थान या ऑब्जेक्टिव आप भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम अति लघु क्वेश्चन को लिए हैं। इन क्वेश्चनों को भी थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बीम की स्थिति क्या होगी जब अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी सीधा तथा वास्तविक की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब बनता हो? इसके किरण आरेख दर्शाइए। तो यहाँ पे आरेख भी आपको खींचना होगा। उसके बाद ख नंबर में है लेंस की क्षमता को परिभाषित करें तथा लेंस को क्षमता का सही मात्रा पर प्रकाश डाले। यानी लेंस की क्षमता क्या है, उसका क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, डायप्टर बोलते हैं। तो वन डायप्टर क्या होता है, नहीं थोड़ा सा उसका भी डेफिनेशन को यहाँ पे मतलब ये करना चाहता है, तभी जाकर आपको 2 नंबर मिलेगा। क्या कारण है कि सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखा जाता है? तो ये हम आपको बता दें थोड़ा सा, क्योंकि अगर एग्जाम टाइम आए तो आप इसको लिख सके कि सोडियम एक अधिक क्रियाशील धातु है और इसको खुली हवा में छोड़ देने पर आग पकड़ लेते हैं। बस इतना सबको लिखना है। हाँ, सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है जिसे खुले हवा में छोड़ने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसे केरोसिन के अंदर डुबा कर रखा जाता है। बस इतना सा लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। उपचायन जिसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं, उपचायन। हाँ, और यहाँ पे उपचायन अवकरण जिसको बोलते हैं कि अभिक्रिया सदैव साथ साथ होती हैं, जैसे उदाहरण सहित समझाइए। तो ये एक कॉपर ऑक्साइड वाला जो आपको शायद हम पढ़ा चुके हैं, अगर आपके पास वो नोट्स भी होगा और ख़ास करके हम पहला जो चैप्टर है उनको बहुत अच्छी तरीक़ा से डील किए हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे उस वीडियो का, उसको देख लीजिएगा, पूरा आपको फाइनल है। और 4-5 चैप्टर का हम तो ऐसे एकदम फुल्ली तौर पर नोट्स बना के रखे हैं। अगर साइंस का आप देखें तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा, मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, हम वीडियो का प्लेलिस्ट दे देंगे, तो उनसे आपको मिल जाएगा। हम उम्मीद रखेंगे कि आप ज़रूर उसको देखिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको कहीं जाना होगा, कोई अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। मेरे पास जो वीडियो बना के रखे हैं उन सब वीडियो को जरूर देखिए। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया सॉरी, यहाँ पे प्रकाश नहीं होंगे, वो अगला शायद क्वेश्चन से आ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं यहाँ पे होगा। ठीक है, उदाहरण से समझावे। अब जाएंगे हम लोग ग्रुप बी में। ग्रुप बी जो था बायोलॉजी का था, यहाँ पे 4-5 ही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पादप में
जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम पाए जाते हैं उत्तरदायी होते हैं। जल का वहन करता है या भोजन का वहन करता है या ऑक्सीजन का वहन करता है या ग्लूकोज का वहन करता है, कौन इसमें से जाएगा? ठीक है। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन हाइड और ऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया होता है, क्या होता है यह क्रिया में? ईस्ट में होता है या मांसपेशी में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कौन जाएगा यहाँ पे डॉट डॉट में? ठीक है। उसके बाद देखेंगे उत्सर्जन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। तो आपको हम बोलेंगे कि उत्सर्जन तंत्र है जैसे न्यूरॉन है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है। हाँ, आपका बायोलॉजी में कुछ ऐसे 4-5 गो फिगर है लगभग। अगर 5 गो फिगर आप ड्रॉ करना सीख जाइएगा तो हम उम्मीद रखेंगे कि आपका जो है निश्चित रूप से 3 नंबर आपका जेब में चला जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि आप बायोलॉजी में आपको तो पढ़ना ही है, लेकिन पहले एट फर्स्ट आप जो है 4-5 गो पिक्चर को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए रोल पेंसिल से। तो वो जब पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा दिमाग में सुकून भी मिलेगा, क्योंकि वो एक क्रिएटिव चीज़ होते हैं। जब आदमी कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उसमें थकता नहीं है। ठीक है। पढ़ पढ़ के तो ऐसे थक जाइएगा, तो वो सब फिगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए। तो उम्मीद रखते हैं कि एक आपका क्वेश्चन हो जाएगा, एक ही में आपको 3 अंक मिल जाएंगे। ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे ब्रिक के बताया गया है कि ब्रिक के कार्य प्रणाली को परिभाषित करें अथवा यहाँ पे दोहरे परिसंचर को संचरण जो है उसको समझावे। ठीक है, चित्रों को समझावे। तो ये आपका था बायोलॉजी से। अब जाएंगे हम लोग मैथ्स में, और इसके लिए काफ़ी हम लोग इंतज़ार किए, वीडियो को लास्ट तक आना पड़ा। तो अब जो है हम मैथ्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर से है आपका यूक्लिड, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ए बराबर, यहाँ पे देखिए, ए बराबर जो है बी क्यू प्लस आर के लिए सत्य है। तो हम लोग जानते हैं आर जो होते हैं आपका शेषफल होते हैं और बी जो है भाजक होते हैं। तो भाजक बड़ा होगा, कब तक बड़ा होगा? जब तक आपका जो है आर उससे छोटा ना हो जाए। तो जीरो या जीरो से भी छोटा तो नहीं होंगे, यानी आर का वैल्यू 0 या 0 के बराबर हो सकते हैं। और बी के बराबर लेकिन कभी नहीं होगा। अगर बी के बराबर हो जाएगा तो एक और बार पहला चल जाएगा आपका। तो इसलिए यहाँ पे बराबर का नीचे जो ये दाग दिया गया है तो ये बराबर का सिंबल है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये सही है, 0 भी होगा और 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटे होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बी को बराबर ले लिया गया है, यानी यहाँ से तो हम बोले कि बी का बराबर नहीं होगा तो ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो आपको यहाँ पे भी खौ में मरना है। 156 का अभाज्य गुणनखंड आप कीजिए, ऑटोमेटिक आपको आंसर पता हो जाएगा कौन आंसर होगा। उसके बाद 96 और 404 का मौसा यानी एचसीएफ जिसको कहते हैं, अपनी हाथ खींच करके देखिए कौन सा आपका जाएगा। यहाँ पे बहुपद का एक दिया गया फिगर और इनमें से शून्याङ्कों की संख्या कितनी है, तो कितने बार एक्सेस को प्रतिशत कर देख लीजिए। 3 बार किए हैं तो 3 चला जाएगा। यदि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे दिया गया है बहुपद को, और यहाँ पे लिखा गया है कि ए और प्लस माइनस 0, यानी ए का जो वैल्यू है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। प्लस माइनस 0 यहाँ पे दिया गया है कि 2 शून्याङ्क अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा। यानी हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होती है, तो आपका ख आंसर जाएगा। ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए होता है। ठीक। उसके बाद देखेंगे विभाजन एल्गोरिथम, जिसको बोलते हैं पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू, यहाँ पे लिखा गया जी एक्स इंटू 2x प्लस आर एक्स, जहाँ आर एक्स जो है 0 और घातांक सब दिया गया है। तो आपको कहा जा रहा है कि इनमें से जो है क्यू एक्स क्या है। क्यू एक्स तो यहाँ पे है नहीं कहीं पे, फिर भी यहाँ पे क्यू एक्स को यहाँ पे ये कर गया। थोड़ा सा हमको लग रहा है कि क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक्स है, थोड़ा सा इसको आराम से देख लीजिएगा। द्विघात समीकरण का साधारण रूप है, द्विघात समीकरण का साधारण रूप होता है, कौन सा होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0 तो किसी में है नहीं, तो पहला वाला आंसर ही सही होगा आपको। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल, ठीक है, यदि बी स्क्वायर बराबर नहीं है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac डज नॉट इक्वल टू या लेस देन भी है यहाँ पे, यानी डी का वैल्यू जो है 0 से छोटे होंगे।
ऑफकोर्स अगर डी का वैल्यू जो है 0 से अगर बड़ा होती है या 0 के बराबर होते हैं या बड़ा होते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग लिखते हैं माइनस प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4a बाई 2a होता है, और नहीं, तो आपको ए नंबर इसमें भी सही आंसर जाएगा। सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, कभी सर्वांग सम नहीं होंगे, समरूप होंगे। समान आप नहीं बोल सकेंगे, समरूप बोल सकेंगे, यानी खाओ उसका राइट आंसर जाएगा। 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 37 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो आपका 45 का होता है 1/2 होता है, ठीक। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और उसका मान होता है 1/2, बाकी सब ठीक है। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए यदि शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना इतना है। ये सब क्वेश्चन हम जानते ही हैं। 12 नंबर भी इसको देखिए, द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्रों का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। 3x² - 5x + 2। तो हम उम्मीद करेंगे कि यहीं से लास्ट है क्वेश्चन मेरा। इस क्वेश्चन को आप आराम से बना लीजिए और बोर्ड एग्जाम में, यानी जो आपका नवंबर दिसंबर में लिया जाएगा, यहाँ से आपको हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका 80% क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है लट जाएगा। अब बाकी यहाँ से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में गया, यानी 2 मार्क्स में गया, 5 मार्क्स में गया, ये आपका फाइनल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में हम आपसे विदा लेते हैं। हम उम्मीद रखेंगे कि आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में, फ्रेंड ग्रुप में दे दीजिए, क्योंकि काफ़ी जो है अभी थोड़ा सा स्टूडेंट उलझन में है कि एग्ज़ाम का स्थिति होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट करना, ये करना, वो करना, थोड़ा सा काफ़ी जो है स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है। तो हम उम्मीद रखेंगे कि अक्सर अभी 1-2 साल से कोरोना के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन आ चुके हैं, तो उसको अगर थोड़ा सा आप इसका हिंट दे दीजिएगा या तो इसको आप उसको लिंक भेज दीजिएगा तो बच्चों का जो है फ़ायदा हो जाएगा। तो हम उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।